Now, next topic is India Botswana Cheetah Translocation Pact. तो ये इन्वायरमेंट की शॉर्ट न्यूज़ है। ठीक है। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली इंडिया और बोत्सवाना फॉर्मली ये अनाउंस करते हैं चीता को ट्रांसलोकेट करने के लिए। यहाँ पे 8 चीताज को ट्रांसलोकेट किया जाएगा टू द इंडिया। ये पार्ट है किसका, एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट चीता है उसी का भी ये एक पार्ट है। ना प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानते हैं। जो प्रोजेक्ट चीता है इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। ठीक है। चीता प्रोजेक्ट का एम जो है वो क्या है, ट्रांसलोकेट करना अफ्रीकन चीताज को इंडिया में। तो ये इसका मकसद है। ये दुनिया का पहला फर्स्ट इंटरकंटिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवर ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव है। ठीक है। इंटरकंटिनेंटल यानी कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में। नाउ इन 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 8 चीताज को ट्रांसलोकेट किया फ्रॉम नमीबिया से इंडिया में। ठीक है, टू दी कुनू नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद 12 और चीतेज लाए। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका से। आई बात समझ में, 2023 में। तो पहले 8 चीताज, फिर 12 चीताज, फिर और 8 चीताज की बात की जा रही है। ये बोत्सवाना से लाए जाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, प्रोजेक्ट चीता को कौन एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी बात करें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी जो है ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। नो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये एक स्टैचुरी बॉडी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ठीक है। और इसको कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। एक बार इसको अमेंड भी किया गया था। इसको अमेंड किया था 2006 में। आई बात समझ में। देन ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो चीता प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी की बात करते हैं। ये जो स्टेयरिंग कमेटी है इसको एस्टेब्लिश किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ठीक है, 2023 में। ताकि जो प्रोजेक्ट चीता है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये उसको एडवाइस प्रोवाइड करेगी। कौन, ये जो चीता प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी है। ठीक है। तो ये ऑपरेट करती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। इसको रिनेम, इसको फिर दोबारा नाम भी दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट फ्रॉम 2023 टू 24। नव चीता के बारे में बात करते हैं। चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एसिनोनिक्स जुबैटस विनाटिक्स। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। चीता जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है। ठीक है। और लार्जेस्ट कार्निवर भी है। एक ओनली लार्जेस्ट कार्निवर भी है जो कि इंडिया से ख़त्म हो चुका है, एक्सटिनेक्ट फ्रॉम इंडिया इन 1952। ठीक है, 1952 से ये ख़त्म हो गया। आई बात समझ में। अदर बिग कैट्स की तरह लायन, टाइगर, लिपोड एंड जगुआर। चीता जो है ये रोर नहीं करता। चीता डज नॉट रोर। आई बात समझ में। दो स्पीशीज हैं चीतास की जो कि एग्जिस्ट होती हैं। एक अफ्रीकन चीता है, दूसरा एशियाटिक चीता है। अफ्रीकन चीता की बात करें तो ये IUCN के जो स्टेटस है उसके वुलनरेबल कैटेगरी में आता है। और एशियाटिक चीता जो है ये क्रिटिकल एंडेजर्ड है। ठीक है। तो ये एरिड रीजन्स ऑफ ईस्टर्न ईरान इन एशिया, इसके साथ साथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसलोकेशन का, इंडिया में अगर हम चीता को ट्रांसलोकेट करेंगे, सबसे पहले इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। चीता जो है ये एपेक्स प्रीडेटर हैं और ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ओवरऑल जो हेल्थ है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की
उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये हर्बीवोरस को क्या करते हैं, खाते हैं। आई बात समझ में। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं जो प्रे है उसको कंजर्व करने में, ठीक है, प्रे बेस को कंजर्व करने में। एंड ये जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं अदर एंडेंजर्ड ग्रासलैंड एंड सेमी एरिड स्पीशीज को भी। ठीक, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस फॉर टाइगर रिजर्व्स प्रोटेक्शन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस को इशू किया जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से वो राइज हो रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं, इसके रीज़न क्या है? ये इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, अनरेगुलेटेड टूरिज्म एंड कॉरिडोर फ्रेगमेंटेशन। टूरिज्म बढ़ रहा है, इनके कॉरिडोर्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, हैबिटेट इनका जो है वो डिग्रेडेड हो रहा है। तो इस वजह से ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। नाउ डायरेक्शंस कौन कौन से इश्यूज़ की सुप्रीम कोर्ट ने? टाइगर सफारी रिस्ट्रिक्शंस, तो इनको परमिट किया गया है ओनली ऑन नॉन फॉरेस्ट और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स पे इन बफर जोन्स। ठीक है, यहाँ पे नाइट टाइम टूरिज्म को बैन किया गया है, ठीक है, कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स पे। आई बात समझ में। नाउ अगर हम देखें तो बाकी एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एक्जॉटिक स्पीशीज इंट्रोडक्शन, लो लाइंग एयरक्राफ्ट और कमर्शियल फायरवुड एक्सट्रैक्शन। इन चीज़ों को यहाँ पे बैन किया गया है बफर और फ्रिंज एरियाज में। ना इको सेंसिटिव जोन की बात करते हैं तो ऑल रिजर्व्स मस्ट नोटिफाई इको सेंसिटिव जोन। हर एक जो रिजर्व है उसको इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई करने हैं एज पर दी 2018 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गाइडलाइंस अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, किसकी गाइडलाइंस के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंडर। तो इन्होंने 2018 में गाइडलाइंस को इशू किया। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस किसके अंडर दी गई थी? अंडर दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, नो नेक्स्ट क्या है? टाइगर कंजर्वेशन प्लान। तो स्टेट्स को प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है टाइगर कंजर्वेशन प्लान को। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर और बफर एरियाज, इसको नोटिफाई करना है विद इन 6 मंथ्स। डिजास्टर स्टेट्स, नेचुरल डिजास्टर स्टेट्स, स्टेट को जो ट्रीट करना है जो वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट से एज अ नेचुरल डिजास्टर और रैपिड रिलीफ प्रोवाइड करना है जो डेथ्स होंगी वगैरह। यहाँ पे कंपनसेशन की भी बात की जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सग्रेशिया ऑफ 10 लाख अगर ह्यूमन डेथ हो जाती है किस वजह से? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से। अगर कोई जानवर या कोई एनिमल किसी ह्यूमन की डेथ कर देता है तो उसको 10 लाख का यहाँ पे कंपनसेशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटिगेशन गाइडलाइंस को ड्राफ्ट करना है रिगार्डिंग द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको ड्राफ्ट कौन करेगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विद इन 6 मंथ्स। और हर एक स्टेट को ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करनी है। ना टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं। टाइगर रिजर्व्स लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1973 लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसको टाइगर को हम कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्लान है। इसमें कोर एरिया होता है और बफर एरिया होता है।
कोर एरियाज क्रिटिकल हैबिटेट होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी टूरिज्म नहीं हो सकता, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलती। बफर एरिया ये सस्टेनेबल यूज वाला जोन होता है, यहाँ पे रेगुलेटेड इको डेवलपमेंट हो सकता है और लिमिटेड टूरिज्म भी यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। डिक्लेयरिंग अथॉरिटी कौन सी है, कौन टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करती है, वो हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एक स्टेटरी बॉडी है अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये अप्रूव करती है और नोटिफाई करती है रिजर्व्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रिजर्व्स हैं इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं अक्रॉस इंडिया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नो नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। नो एक जजमेंट है वना शक्ति जजमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करते हैं 2017 की नोटिफिकेशन को एंड 2021 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है सेंटर का, उसको यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर देते हैं, विच इन इफेक्ट रिकॉग्नाइज्ड द ग्रांट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है किसको, एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस को। ना इसके पीछे रीजंस क्या हैं, लीगल प्रेसिडेंट ignored. CGI observed that Vanashakti judgment was rendered without taking notes of previous judgment, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस जजमेंट की जो नोट्स है उसको यहाँ पे लिया ही नहीं गया। प्रीवियस जजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट बैच, किसकी, जो कोऑर्डिनेट बैच था प्रीवियस जजमेंट में, फॉर एग्जांपल डी स्वामी वर्सेस कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2021, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि जो पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो दिया जाएगा किसमें, एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ सुप्रीम कोर्ट इन एलिम्बिक फार्मा लिमिटेड 2020 while discouraging post facto environmental clearness and regularized existing post facto environmental clearness with directions to pay monetary penalties, यहाँ पे monetary penalties भी रखी गई है। आई बात समझ में। नो इकोनॉमिक कॉस्ट, तो यहाँ पे डिमोलिशन होगा, ठीक है, जो कंप्लीटेड पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसकी इन्वायरमेंट कॉस्ट जो है, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो पड़ेगी, एंड जब हम डिमोलिश करेंगे लार्ज स्ट्रक्चर्स को, इस वजह से मोर पोल्यूशन होगा, डिब्रीज, रिकन्स्ट्रक्शन, इमिशन वगैरह, तो ये चीज़ें यहाँ पे इश्यूज निकल कर आएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की इंडिया में, environmental cleanliness required in India for projects that can significantly impact environment, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए होती है जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। नो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, ठीक, यहाँ पे 39 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स एट्सेट्रा, जिनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे कैटेगरी ए प्रोजेक्ट से जिनको सेंट्रल लेवल में कंसिडर किया गया है एट सेंट्रल लेवल इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स, इनको हैंडल किया जाता है एट स्टेट लेवल बाय द स्टेट यूटी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। आई बात समझ में। नाउ आगे चलकर बात करते हैं, तो एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में देखते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में अगर देखें, ये एसेंशियल है, ये अलाउ करता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स को टू कंटिन्यू विद इट इज प्रोजेक्ट विदाउट ऑब्टेनिंग एन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट को कंटिन्यू आगे बढ़ाना बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लिए, ठीक है, प्रायर टू प्रोजेक्ट कमेंसमेंट, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट
नोटिफिकेशन 2006। ठीक है, इसने ये बताया कि यहाँ पे प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है प्रोजेक्ट्स के लिए बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है ही। ठीक है, प्रीवियसली इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो कंसेप्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो और रिट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये कंप्लीटली अलाइन है किसके साथ? इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डंप साइड रिमीडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक ईयर लॉन्ग टारगेटेड इनिशिएटिव है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? अचीव करना गोल ऑफ लक्ष्य ज़ीरो डंप साइड बाय सितंबर 2026। नाउ स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है 2.0, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, ताकि जो इसका मकसद है गार्बेज फ्री स्टेटस फॉर ऑल सिटीज़ को अचीव करना। तो इसका मकसद है रिमीडिएट करना ऑल लेगेसी डंप साइट्स को एंड इसको कन्वर्ट करना ग्रीन जोनस में। ठीक है, डंप साइट्स को कंप्लीट करके फिर क्या करना है? वहाँ पे ग्रीनरी बनाना है। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना है। नाउ या फिर हम पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। नाउ DRAP के बारे में जानते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रायोरिटाइज करना हाई इम्पैक्ट लोकेशंस को। ठीक है, और कवर करना है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8.8 करोड़ मैट्रिक टन ऑफ लेगेसी वेस्ट। लेगेसी वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है? लेगेसी वेस्ट होता है एजिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि लैंडफिल्स में पड़ा हुआ है और डंप साइट्स में पड़ा हुआ है। इसमें पार्शली और कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक जैसी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। 80% जो लेगेसी वेस्ट है वो कहाँ पे है? वो 214 साइट्स में है अक्रॉस 202 अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक, आई बात समझ में? ओके, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। एलिजिबिलिटी हर एक स्टेट और यूटी है। ठीक है, विद ऑन गोइंग लिगेसी वेस्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक, विद प्रायोरिटी टू साइट जिसमें 45,000 मैट्रिक टन्स वेस्ट है। ठीक है, लिगेसी वेस्ट, तो वो एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई भी मिनिमम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया नहीं है एलिजिबिलिटी के लिए। हर एक यूटीज़ और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे कोई भी मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं रखा है एलिजिबिलिटी के लिए। डब साइट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया स्टेटस की बात करें, करेंटली यहाँ पे 1428 डंप साइट्स हैं। ये अंडरगोइंग रिमीडिएशन है। ठीक है, 1048 को यहाँ पे फुली रिमीडिएट हो चुकी हैं। नाउ लीच की बात करते हैं। मेजर इमिशंस जो कि यहाँ से निकल कर आते हैं, उसमें सबसे पहले लीच है। ठीक है, ये पोल्यूटेड वाटर है जो कि इमर्ज होता है डब साइड के बेस से। ठीक, नो लैंडफिल गैस, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ये निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एनअराइबिक कंडीशंस होती हैं जो कि क्रिएट होती हैं डंप साइड्स में ड्यूरिंग वेस्ट डिकम्पोजिशन। ठीक है, नो की टेक्नोलॉजीज फॉर मैनेजिंग डंप साइड्स, यहाँ पे बायो कैपिंग है और बायो माइनिंग है। ठीक है, तो बायो कैपिंग, ये इसकी मीनिंग क्या है? इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं डंप साइट्स को फ्रॉम वेस्ट लैंड टू ए नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक पार्क, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है,
तो इश्यूज़ की अगर हम बात करें, ये इट जनरेट्स लीच, ठीक है, एंड लैंडफिल गैसेस। तो इनको मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्स मेंटेनेंस फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स, ठीक है। मेंटेनेंस को कितने साल लगते हैं? 15 साल, ठीक है। ना बायो माइनिंग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स को टू एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो बेनिफिट्स क्या हैं? ताकि जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए, लीच का इशू जो है उसको रिजॉल्व किया जाए, एंड लैंडफिल गैसेस, इन दो चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पे कोई भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार कंप्लीट होगी लैंड तो बस इतना ही यहाँ पे करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। Recently, Global Reporting Initiative launched the Integrity Matters Checklist, ठीक है। एक यूएन एंडोर्स्ड फ्रेमवर्क है, इसको डिज़ाइन किया गया है टू अलाइन कॉरपोरेट क्लाइमेट डिस्क्लोजर विद यूनाइटेड नेशंस नेट ज़ीरो स्टैंडर्ड्स। किसके साथ? यूनाइटेड नेशंस नेट ज़ीरो स्टैंडर्ड्स के साथ। नाउ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट बॉडी है, ठीक है। ये वर्ल्ड के मोस्ट वाइडली यूज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करती है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। आई बात समझ में? नो, ECG डिस्क्लोजर, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ठीक है। ये ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये इनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को टू रिपोर्ट इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करते हैं 3 पार्ट सिस्टम। इसमें यूनिवर्सल, सेक्टर एंड टॉपिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? Now next topic is leadership group for industry transition. यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने एड्रेस किया है लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है, इंडस्ट्री लीडर्स को एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस COP30 बेलम ब्राज़ील में, ठीक है। नो इस जो ये लीड आईटी है इसके बारे में जानते हैं। लीड आईटी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ मैं। नो इसको लॉन्च किया गया था इंडिया एंड स्वीडन के थ्रू, एंड इसको सपोर्ट किया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019, ठीक है। इसका मकसद क्या है? ये फर्स्ट ग्लोबल हाई लेवल इनिशिएटिव है। इसका मकसद है अचीव करना नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन को फ्रॉम हाई इमिटिंग इंडस्ट्रीज बाय 2050, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ लीड आईटी ड्राइव्स जस्ट इक्विटेबल इंडस्ट्री ट्रांजिशन बाय फॉस्टरिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज को एंड सपोर्ट करना है नॉलेज शेयरिंग को। लीड आईटी 2.0 2025-26 इसको अडॉप्ट किया गया है एट दी एनुअल लीड आईटी समिट एट COP28, ठीक है। मेंबर्स की बात करें तो इसमें 18 मेंबर कंट्रीज हैं और 27 कंपनीज भी हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यूएई कंसेंसस के बारे में। तो इसको अडॉप्ट किया गया था एट COP28, ठीक है। इसमें एनर्जी ट्रांजिशन की बात हुई, रिन्यूएबल एफिशिएंसी, क्लाइमेट फाइनेंस एंड ग्लोबल गोल्स के बारे में,
ठीक है। तो ये फर्स्ट आवर ग्लोबल स्टॉक टेक है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। इसमें जोर दिया गया है कि नेशंस क्या करें, वो ट्रांसफ़र हो जाएं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन जस्ट फेयर और बैलेंस्ड वे में। ठीक है। क्लियर गोल उसको सेट किया है, ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी, डबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सपोर्ट करना है वुलनरेबल नेशंस को। ठीक है। कलेक्टिव एम टू कीप 1.5 सेल्सियस डिग्री विद इन रीच, एंड हमें नेट ज़ीरो को अचीव करना है बाय 2050। ठीक है। तो ये था यूएई कंसेंसस के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 की फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस गैप, इम्प्लीमेंटेशन लैग्स, अर्जेंट एक्शंस की बात हुई है। इंडिया का सिनेरियो भी बताया गया है, तो इसको हम देखेंगे। जो डेवलपिंग नेशन से ये फेस कर रहे हैं अडेप्टेशन शॉर्टफॉल को, 310 to 365 बिलियन पर ईयर बाय दी मिड 2030। ठीक है। अगर ग्लोबल अडेप्टेशन फाइनेंस की बात करें तो वो कितना है करेंटली, वो 26 बिलियन है, जो कि बहुत ही कम है। फॉर बिलो दी नीड्स के हिसाब से ये बहुत कम है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन लैग है, नेशंस के पास प्लान्स हैं लेकिन एक्सक्यूजन एंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है। मेजर स्केल अप की ज़रूरत है फाइनेंस में लेकर, इनोवेशन टूल्स को लेकर, स्ट्रॉन्गर रेजिलियंस प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि हम इस गैप को फिल कर सकें। इंडिया के सिनेरियो की बात करते हैं तो इंडिया के पास एडवांस नेशनल अडॉप्टेशन फंड है, स्टेट एक्शन प्लान्स हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो है ये वुलनरेबल है। हीट स्ट्रेस, जो अर्बन हीट वेव्स हैं ये इंक्रीज हुई हैं, इरेटिक मॉनसून्स एंड कोस्टल फ्लड्स भी यहाँ पे हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इमिशन गैप रिपोर्ट 2025। रिसेंटली इमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं रिपोर्ट की। यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेजेस को अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ताकि हम जो टेम्परेचर है उसको कम कर सके। ठीक है। तो टेम्परेचर जो है ये कम करना है बिलो 2 सेल्सियस डिग्री। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो राइज हुआ है 2.3% से इन 2024, जो कि 57.7 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है, यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है। तो टू लाइन विद 1.5 सेल्सियस डिग्री टारगेट, इमिशन को कम करना है बाय 55% अप टू 2035। ठीक है। कितने परसेंट से? 55% बाय 2035। आई बात समझ में। हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये कहाँ पे देखने को मिला? इंडिया और चाइना में। तो हम पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो इंडिया का है वो बिलो है वर्ल्ड एवरेज से, यानी कि इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम है ग्लोबल एवरेज से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो रिपोर्ट जो है ये हाईलाइट करती है स्टैट्स और इम्पैक्ट किसका, 5 की कंपोनेंट्स, जो क्रायोस्फीयर के 5 की कंपोनेंट्स से उनका स्टेटस और उनका इम्पैक्ट। तो ये कौन कौन से 5 की कंपोनेंट्स हैं क्रायोस्फीयर के? इसमें एक आइस शीट है, माउंटेन ग्लेशियर्स हैं एंड स्नो। ठीक है। पोलर ओशियंस, सी आइस एंड बर्मा फ्रॉस्ट। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे क्रायोस्फीयर के। नाउ
की हाइलाइट्स की बात करते हैं, इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या हैं। सबसे पहले आइस शीट जो है ये लॉस हो रही है ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिक से। ठीक है, एंटार्क्टिक आइस शीट तो ये बहुत तेज़ी से लॉस हो रही है सिंस 1990। ठीक है, 1990 से ये राइस लॉस हो रही है। इम्पैक्ट क्या है इसका, सी लेवल राइस होगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा, एग्रीकल्चरल लैंड को डैमेज होगा, लोगों के घरों को डैमेज होगा, लाइवलीहुड लोगों का ख़त्म होगा कोस्टल वाले रीजन में, एज की सी लेवल राइज होगी, जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पोलर ओशियंस। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो राइज हो रहा है, इस वजह से जो ओशियंस का रोल है हीट और कार्बन एब्जॉर्ब करने का, उसको इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, दो मेजर ओशन करंट सिस्टम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक एंटार्क्टिक आवर टर्निंग सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा अटलांटिक मेरिडोनियल आवर टर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, इन दो ओशंस के करंट सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ना माउंटेन ग्लेशियर्स एंड स्नो। तो ग्लेशियर आइस जो है ये बहुत तेज़ी से लॉस हो रही है दुनिया भर में। ठीक है, अगर हम बात करें तो 273 गीगा टन्स लॉस हुए हैं पर ईयर बिटवीन 2000 एंड 2023, यानी कि 23 सालों में। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो एक तो वाटर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, फूड पे, इकोनॉमिक पे, और जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है बिलियंस ऑफ लोगों की, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सी आइस जो है इसकी जो थिकनेस है वो डिक्लाइन हुई है 40 to 60% एट दी बोथ पोल्स सिंस 1979। ठीक है, 40 से 60% सी आइस जो है इसकी थिकनेस कम हुई है। तो इम्पैक्ट क्या है, लॉस ऑफ सी आइस, इस वजह से इलेक्ट्रिक एम्प्लीफिकेशन बढ़ेगी। ठीक है, आइस डिपेंडेंट स्पीशीज़ को खतरा होगा। ठीक है, वेदर और ओशन करंट्स डिस्टर्ब होंगे एंड सी लेवल रिस्क जो है वो बढ़ेगी, सी लेवल राइज होगी तो यहाँ पे कोस्टल वाले रीजन्स को जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज होगा। परमाफ्रॉस्ट की बात करें, ओवर 2,10,000 स्क्वायर किलोमीटर परमाफ्रॉस्ट ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, सिंस जब से ये वार्मिंग शुरू हुई है। इम्पैक्ट क्या है इसका, यहाँ पे ग्लोबल कार्बन बजट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड वास्ट अमाउंट ऑफ एंशंट ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो रिलीज होगा। ठीक है, जो कि 3 times मोर देन करंटली इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे 3 times ज़्यादा हो जाएगा जो कि करंटली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इससे 3 गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2025। तो ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम कूल कोalition ने। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे के बारे में बात करते हैं इस डिटेल में, इस रिपोर्ट में। तो इसका मकसद क्या है, ड्रामेटिकली रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को फ्रॉम कूलिंग बाई 2050। तो की कंसर्न्स कौन से राइज किए रिपोर्ट ने, यहाँ पे कूलिंग डिमांड जो है वो बढ़ी है। ग्लोबल स्टॉक जो है कूलिंग इक्विपमेंट्स का वो ट्रिपल होगा बाय 2050, फ्रॉम 22 टेट्रावाट से 68 टेट्रावाट। 22 टेट्रावाट 2022 में और 68 टेट्रावाट 2050 में। ठीक है, पॉलिसी गैप, 54 नेशंस ने फुली सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे हमने ब्रॉड पॉलिसी इंक्लूजन लाया था, लेकिन 54 नेशंस ने इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया। तो ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है डेडली हीट स्ट्रेस को। तो इट कुड राइज फ्रॉम 30% टुडे टू बिटवीन 48%
एंड 76% बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। ठीक है, तो जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है और हीट वेव्स हैं वो फर्दर इम्प्लीफाइड होंगी। ठीक है, नाउ प्रपोज्ड सस्टेनेबल कूलिंग पाथवेज। तो क्या प्रपोज्ड सस्टेनेबल कूलिंग पाथवेज यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताए गए? पैसिव कूलिंग, ठीक है, कूलिंग लोड को हमें रिड्यूस करना है थ्रू पैसिव डिज़ाइन, अर्बन प्लानिंग के थ्रू सिंपल मेजर्स लेने हैं। ठीक है, लाइक डोर्स ऑन रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स टू कट कॉस्ट्स एंड इमिशंस। लो एनर्जी कूलिंग, हमें प्रायोरिटाइज करना है लो एनर्जी सिस्टम को। ठीक है, जैसे कि फैंस हैं एंड इवेपोरेटिव कूलर्स हैं इंस्टेड ऑफ जो हमारे कंडीशनिंग सिस्टम है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग, ताकि जो एनर्जी डिमांड है और कॉस्ट है उसको कट किया जाए। ठीक है, बेस्ट एनर्जी इफ़िशेंसी, हाई इफ़िशेंसी सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि कम एनर्जी रिसीव करे और बेटर इफ़िशेंसी प्रोवाइड करे। ठीक है, विद वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर्स एंड प्रॉपर मेंटेनेंस फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ठीक है, रैपिड HFC फेस डाउन, हमें सिलेक्ट करना है लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट्स को। ठीक है, जो कि मेंटेन करेंगे सिस्टम इफ़िशेंसी को और जो डायरेक्ट इमिशन है वो कम होगा एंड सस्टेनेबल कूलिंग को सपोर्ट मिलेगा। नाउ बीट द हीट ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। ये जॉइंटली एफर्ट्स हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स कूलिंग कोalition एंड ब्राज़ील। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है मल्टी लेवल गवर्नेंस को। ठीक है, और इन्वॉल्व करना है गवर्नमेंट्स को, सिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉर इक्विटेबल कूलिंग एक्सेस के लिए। फोकस एरिया क्या है? पैसिव एंड नेचर बेस्ड कूलिंग डिज़ाइन। तो पैसिव और नेचर बेस्ड कूलिंग डिज़ाइन पे फोकस है। ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इफ़िशेंसी। ठीक है, लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, पब्लिक इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है। अर्बन हीट प्लानिंग एंड इंक्लूसिव कूलिंग फॉर वुलनरेबल कम्युनिटीज़। ठीक है, अर्बन हीट प्लानिंग इस पे फोकस है और इंक्लूसिव कूलिंग फॉर वुलनरेबल कम्युनिटीज़। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026। रिसेंटली CCPI को रिलीज़ किया है। इसमें क्लाइमेट परफॉर्मेंस है 63 कंट्रीज़ की और यूरोपियन यूनियंस की, जो कि 90% ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन करती हैं। तो फाइंडिंग्स क्या है इंडिया के लिए? इंडिया की रैंक जो है वो 23rd है। ठीक है, गोइंग फ्रॉम हाई परफॉर्मर टू अ मीडियम वन इन दिस ईयर। हाई परफॉर्मर से मीडियम में चला गया इंडिया इस साल, किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में। यहाँ पे कोई भी नेशनल कोल एग्जिट टाइमलाइन नहीं है। की डिमांड्स की बात करें तो टाइम बाउंड कोल फेस डाउन होना चाहिए। ठीक है, और इवेंचुअली यहाँ पे फेस आउट करना है एंड रीडायरेक्ट करना है फॉसिल सब्सिडीज़ को टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ओन्ड रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, रैंकिंग की बात करते हैं। कोई भी कंट्री टॉप 3 में नहीं है, नन द कंट्री और इन दी टॉप 3। डेनमार्क जो है ये 4th है, उसके बाद UK, देन मोरक्को। तो ये परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, ये मेजर करता है क्लाइमेट माइटिगेशन परफॉर्मेंस इन 4 कैटेगरीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है,
energy use and climate policy, greenhouse gas emission, energy, renewable energy, energy use and climate policies। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। तो ये जो रिपोर्ट है इसको किसने रिलीज़ किया, इस इंडेक्स को किसने रिलीज़ किया? जर्मन वॉच इसने रिलीज़ किया है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 को। तो खाली रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, क्यों साल का ये लास्ट है ना, नवंबर का मंथ और दिसंबर, इसमें खाली रिपोर्ट्स आती हैं ज़्यादा। तो ये कंट्रीज़ को रैंक प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि कितना ह्यूमन लाइफ लॉस हुई है और कितनी इकोनॉमी लॉस हुई है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं अर्जेंसी को फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए। ठीक है ना, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जेनेसिस की बात करते हैं। ये जो इंडेक्स है इसको इंट्रोड्यूस किया था 2006 में। ठीक है, आई बात समझ में? ये एक एनुअल ग्लोबल इम्पैक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट इंडेक्स है, यानी कि इसको हर साल रिलीज़ किया जाता है। एनुअली हर साल इसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, की फाइंडिंग्स की बात करते हैं। बिटवीन 1995 एंड 2024, ठीक है, यहाँ पे 9700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले। इस वजह से 8 लाख डेथ्स हुई हैं और 4.5 ट्रिलियन जो इकॉनमी है उसको डैमेज हुआ है। तो इंडिया की रैंक जो है वो 15 है इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024 के लिए, एंड इंडिया की रैंक 9 थी इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंक 1995 टू 2024। आई बात समझ में? नाउ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे नियरली 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमने देखे इन 3 डिकेड्स में। ठीक है, यानी कि 30 सालों में। इस वजह से 170 बिलियन यहाँ पे जो डॉलर्स हैं उसका लॉस हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 1.3 बिलियन जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं, उन पे बुरा असर पड़ा है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल रिपोर्ट 2025 के बारे में। सोफा 2025 रिपोर्ट, तो इसको रिलीज़ किसने किया है? इसको रिलीज़ किया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इन्होंने रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2025 रिपोर्ट को। की हाइलाइट्स क्या है? लैंड डिग्रेडेशन। तो इन्होंने डिफाइन किया है लैंड डिग्रेडेशन को एज अ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द लैंड्स एबिलिटी टू डिलीवर एसेंशियल इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज। ठीक है, जब लैंड की एबिलिटी डिक्लाइन हो जाए, कम हो जाए, इकोसिस्टम जो हमारे एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको डिलीवर करने में, सर्विसेज को डिलीवर करने में, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन के काजेज़ क्या हैं? नेचुरल काजेज़ भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ भी हैं। नेचुरल काजेज़ की बात करें तो यहाँ पे सॉइल इरोजन है और सैलिनाइजेशन है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ये क्या हैं? ये एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ हैं। नाउ इम्पैक्ट क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? सबसे पहले यील्ड लॉस फॉर 1.7 बिलियन पीपल। ठीक है, 1.7 बिलियन लोगों के लिए क्रॉप यील्ड जो है वो 10% लो हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यानी कि ह्यूमन ने डिग्रेडेट किया है लैंड को, उस वजह से 10% जो यील्ड है वो कम हो चुकी है। कितने लोगों के लिए? फॉर 1.7 बिलियन पीपल के लिए। एशियन कंट्रीज ये मोस्ट इफेक्टेड हैं। ठीक है, नाउ बोथ बिकॉज ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड डिग्रेडेशन डेबिट एंड देयर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। एक तो इन्होंने ज़्यादा डिग्रेडेट किया है लैंड को, और दूसरा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एशियन कंट्रीज़ की वो ज़्यादा है, उस वजह से एशियन कंट्रीज़ जो है मोस्ट इफेक्टेड हैं। प्रोडक्टिविटी लॉस, तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है
जो रिफ्लेक्ट करती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स, ये डिक्लाइन हुई है सिंस 2000 से ये डिक्लाइन हुई है, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में। इसमें ग्लोबल साउथ में नाउ कन्वर्जेंस विद फूड सिक्योरिटी। ग्लोबली अगर हम देखें तो 47 बिलियन जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, ये स्टंटिंग है, यानी कि इनकी ग्रोथ उतनी नहीं है, ठीक है, जो कि हॉट स्पॉट्स में रहते हैं, जहाँ स्टंटिंग ओवरलैप करती है विद द सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस। यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन है, हंगर जैसी चीज़ें हैं। जब उतना प्रोड्यूस नहीं होगा तो ओब्वियसली न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, स्टंटिंग होगी, ग्रोथ उतनी नहीं होगी, मॉल न्यूट्रिशन होगी। आई बात समझ में? हंगर जैसी सिचुएशंस आएंगी। नाउ इकोसिस्टम इम्पैक्ट, डिग्रेडेशन इफेक्ट करती है हर एक एग्रीकल्चर सिस्टम को, ठीक है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को यहाँ पे अंडरमाइन कर देती है, कम हो जाती है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इन रेंज लैंड्स एंड थ्रू फॉरेस्ट लॉस, ठीक है। फॉरेस्ट लॉस भी हो रहा है जब हम एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करेंगे। जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड से जब वहाँ पे यील्ड नहीं निकलेगा, जब वहाँ पे उतना प्रोड्यूस नहीं होगा, तो लोग क्या कोशिश करेंगे, ये एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट पैटर्न डिसरप्ट होगी और बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी हमारी लॉस होगी। नो पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं सस्टेनेबल लैंड को यूज़ करने के लिए? सबसे पहले रेगुलेटरी पॉलिसी, लैंड यूज़ जोनिंग करनी, हमें डिफॉरेस्टेशन को बैन करना है, सॉइल कंजर्वेशन जैसी चीज़ें हमें एक्शंस लेने हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज़ यूज़ करना हमें, वॉलंटरी एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल रिवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे कि पेमेंट है फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो एक हायरार्ची है, हायरार्ची ऑफ पहले अवॉइड करना है, फिर रिड्यूस करना है, फिर रिवर्स करना है लैंड डिग्रेडेशन को, ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है टू एडहेरेंस टू द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात चलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली जो 37th मीटिंग थी parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer, इसको यहाँ पे कंक्लूड किया गया था, ठीक है। नाउ ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है डिस्क्रिपेंसीज इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बनस एमिशन बिटवीन रिपोर्टेड एंड मेजर्ड डाटा, ठीक है। लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशंस इन मनी रीजन्स, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। नाउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। इसको साइन किया गया था 1987 में। कब? 1987 में। ये एक ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कि जो भी इनिशिएटिव्स यहाँ से लिए जाएंगे, जो भी कमिटमेंट्स यहाँ से ली जाएंगी, वो बाइंडिंग होगी। जो भी यहाँ पे नेशंस होंगे, जो भी पार्टी साइन करेंगी, ताकि जो प्रोडक्शन है एंड यूज़ है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, उनको एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द वीना कन्वेंशन। इस जो वीना कन्वेंशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 1985 में, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको अडॉप्ट किया था 2016 में, टू फेस डाउन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। आई बात समझ में? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, इनका जो प्रोडक्शन है उसको फेस डाउन करना है। ये हमने कब अडॉप्ट किया? 2016 में, अंडर द किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनामाटा कन्वेंशन। तो इन्वायरमेंट कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि इन्वायरमेंट इजी है, ये इकोसिस्टम वगैरह वगैरह, बायोडाइवर्सिटी, नहीं भाई, इसके अलावा इन्वायरमेंट बहुत, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। नाउ कूप 6 टू दी मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, ठीक है।
तो ये कहाँ पे हुई थी? इन जेनेवा। यहाँ पे एग्री किया गया था टू एंड द यूज़ ऑफ डेंटल अमालगम बाय 2034। जो डेंटल अमालगम है इसको क्या करना है, 2034 तक इसका जो यूज़ है उसको ख़त्म करना है। यहाँ पे एग्री किया गया था कि हमें स्टेप्स लेने होंगे, किस लिए? जो मरकरी एडेड स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, ये भी यहाँ पे एग्री हुआ था। नाउ मरकरी के बारे में जानते हैं, मरकरी की प्रॉपर्टीज़। मरकरी जो है इसका सिंबल Hg है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक नेचुरली अकोरिंग हेवी सिल्वरी वाइट ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 80 है। नाउ ये डक्टाइल है, मेलेबल है, और ये एबल है टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ओनली कॉमन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, नाउ सोर्सेस की बात करते हैं। नेचुरल सोर्सेस भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस भी हैं। नेचुरल सोर्सेस में अगर हम देखें तो वोल्केनिक एरप्शन और ओशियन से भी ये इमिशन होता है, इसका इमिशन फ्रॉम ओशियन। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो माइनिंग, फॉर एग्जांपल जब हम गोल्ड माइनिंग करते हैं उस समय पे मरकरी जो है वो रिलीज होता है। फॉसिल फ्यूल कंबशन, मेटल एंड सीमेंट प्रोडक्शन, तो ये एंथ्रोपोजेनिक हमारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से ये मरकरी रिलीज होता है। यूजेज की बात करें तो हिस्टोरिकली मरकरी को हम यूज़ करते हैं एक थर्मामीटर्स में, बैरोमीटर्स में, फिर फ्लोरेसेंट लाइटनिंग और बैटरीज में, डेंटल अमालगम्स इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, मरकरी जब हम इमिट करते हैं एयर में, ठीक है, और ये सेटल हो जाती है इनटू द वाटर एंड ऑन टू द लैंड, वाटर और लैंड पे ये क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। जब इसको हम डिपॉजिट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं मिथाइल मरकरी में। मिथाइल मरकरी हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, जो कि फिशेस में चले जाती है, बिल्ड अप इन फिशेस, शेल फिशेस एंड अदर एनिमल्स जो ईट करते हैं फिशेस को। ठीक है, तो यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन हो जाती है। आई बात समझ में? यानी कि ये जो लिविंग सिस्टम है उसमें ये मरकरी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है। अगर वेरी स्मॉल अमाउंट जो मरकरी का एक्सपोजर होगा तो ये भी हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, ये इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को, किडनी को, स्किन को, आइज़ को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो मिनामेटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ठीक है, ट्रीटी की डिटेल्स देखते हैं। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, इसको साइन किया गया था 2003 में एंड ये इफ़ेक्ट में आई थी 2017 में, सॉरी 2013 में इसको साइन किया गया था और 2017 में इफ़ेक्ट में आई थी, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कहाँ से, मरकरी से। तो कन्वेंशन का ओरिजिन, इसका नाम दिया गया था आफ्टर दी मिनामेटा बे, ये जापान में है। तो जहाँ पे मरकरी पॉइजनिंग बहुत ही ख़तरनाक हो गई थी। मेंबरशिप स्टेटस की बात करें, इसमें 153 पार्टीज़ हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ठीक है, तो सेक्रेटरीट और सेक्रेटरीट रूल की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये प्रोवाइड करता है सेक्रेटरीट सपोर्ट। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस। नाउ मरकरी की वजह से एक डिजीज़ होती है, ठीक है, तो उस डिजीज़ का ज़रा मुझे नाम बताना कमेंट सेक्शन में, रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, चलो बता देना, आए बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेक तुर्काना। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंट कुछ स्टडीज़ आई हैं और स्टडी ने शो किया है कि जो लेक तुर्काना है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर लेवल है वो गिरी हुई है। तो इस वजह से जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ हैं इस वाले रीजन में वो इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, तो जब लेक का वाटर लेवल ड्रॉप हुआ तो जो वेट का जो प्रेशर था अर्थ के क्रस्ट पे वो कम हो गया। तो इस वजह से फॉल्ट जो है यहाँ पे मूवमेंट्स होने लगे और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगी।
ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है, यानी कि वाटर लेवल कम हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो क्रस्ट पे प्रेशर था वाटर का वो कम हो गया। उस वजह से जो मूवमेंट थी प्लेट्स के या फिर क्रस्ट का जो मूवमेंट था वो इंक्रीज हो गया, तो अर्थक्वेक्स स्टार्ट हो गए। लेक तुर्काना जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है और लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक भी है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मेनली कीनिया में लोकेटेड है और इसका जो नॉर्दर्न टिप है वो इथोपिया में भी एक्सटेंडेड है। 90% जो वाटर है वो कहाँ से आता है? वो ओमो रिवर से आता है जो कि इथोपिया में लोकेटेड है। लेक तुर्काना नेशनल पार्क, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया था 1997 में। बस इतना हुआ था। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नव वोल्केनिक इरप्शंस इन न्यूज़। तो रिसेंटली यहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था माउंट सिमिरो, इंडोनेशिया। ये हाईएस्ट वोल्केनो है ऑन जावा आइलैंड। ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, हाई हेली सिस्मिक एक्टिव बेल्ट। ठीक है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे ज़्यादा मतलब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो ये हाई हेली सिस्मिक एक्टिव बेल्ट है। ठीक है, तो ये जो माउंट सिमिरो ये किस टाइप का वोल्केनो है? ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। ज़रा कमेंट में बताओ स्ट्रेटो वोल्केनो कौन सा वोल्केनो होता है। बाकी और कौन कौन से वोल्केनिक इरप्शंस हैं इंडोनेशिया में? तो यहाँ पे माउंट लीवो तोबी लाकी लाकी और मेरापी वोल्केनो। ठीक है, माउंट लीवो तोबी लाकी लाकी एंड मेरापी वोल्केनो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। हाईली गोबी इथोपिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैसिव इरप्शन हुआ था ऐश क्लाउड्स का। तो ये क्लाउड्स जो थे ये फैल गए थे रेड सी एंड साउथ एशिया की ओर। यहाँ पे थिक ऐश क्लाउड्स यहाँ पे देखने को मिले जो कि इंडिया में भी यहाँ पे आए, इंडिया में भी पहुँचे। इस वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो डिसरप्ट हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा इन्वायरमेंट का पोर्शन ख़त्म होता है। बस हम सोशल इश्यूज़ पे आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो सोशल इश्यूज़ को हम क्लियर करेंगे इस वाली वीडियो में।